तो पार्ट 2 तक आपने देख लिया होगा, तो ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 का फोकस है अंबेडकर की यह व्याख्या कि जाति या फिर मन का ढांचा है, सिर्फ आर्थिक ढांचा नहीं। मार्क्सवाद की वह मूल वैचारिक कमी जिससे भारत के जातिगत ढांचे को समझा ही नहीं जा सका। अंबेडकरवाद और मार्क्सवाद की संरचनात्मक तुलना, क्यों भारत का सामाजिक वास्तविकता अंबेडकर के मॉडल से बेहतर समझ आती है। तो वामपंथ की यह ऐतिहासिक गलती जो आज तक उसकी राजनीति को सीमित करती है। तो आउटलुक इंडिया की रिपोर्ट इसी बहस को केंद्रीय करती है और बताती है कि अंबेडकर ने वामपंथ को ब्राह्मण वॉइस का सर्कल क्यों कहा और क्यों उनका विश्लेषण भारतीय समाज पर लागू नहीं हो पाता। पहली बात, अंबेडकर का मॉडल यानी जाति बराबर मानसिक संरचनात्मक व्यवस्था है, ये मतलब इसका यही है। तो अंबेडकर के लिए जाति केवल आर्थिक वर्गीकरण नहीं है, श्रम का बंटवारा भी नहीं है और सामाजिक पेशा आधारित पहचान भी नहीं थी। अंबेडकर के अनुसार जाति एक गहरी मानसिकता प्रोग्रामिंग है। यह प्रोग्रामिंग माता पिता से बच्चों में, समाज से व्यक्तियों में और धार्मिक ग्रंथ से यह सामाजिक व्यवहार में जाती है और कर्म कांड से यह सामाजिक नियम बन जाते हैं। इनके माध्यम से चलती रहती है। यह विचार नहीं, एक मानसिक आदत है। अंबेडकर इसे कहते हैं कास्ट इज नॉट मियरली ए डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज ए डिवीजन ऑफ लेबरर्स। अर्थात जाति मनुष्य को श्रेणी में बांटने का मनोवैज्ञानिक सिस्टम है जो जन्म लेते ही संचालित रूप से सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। मार्क्सवाद का मॉडल क्या है? आर्थिक ढांचा बदलता है तो समाज भी बदलता है। यही मार्क्सवाद का क्लासिकल सिद्धांत है। यही है कि इतिहास है अगर जैसे जो इतिहास आर्थिक संघर्ष से भरा हुआ है। जो समाज है, समाज उत्पादन संबंधों द्वारा संचालित है और जो सत्ता है वह आर्थिक संरचना का परिणाम है और जो चेतना है वह आधार संरचना का विस्तार है। लेकिन भारत में जो जाति है उत्पादन संबंधों से पहले जन्मती है, सत्ता को परिभाषित करती है, व्यक्ति की पूरी सामाजिक दुनिया तय करती है और आर्थिक ढांचे से स्वतंत्र होकर भी कायम रहती है। यानी भारत में कास्ट प्रीसीड्स का क्लास और क्लास को भी नियंत्रित करती है। यही कारण है कि मार्क्सवाद भारत में सीधे लागू नहीं हो नहीं पाया। तो दोनों मॉडलों की तुलना क्यों? टकराव अनिवार्य था। तुलना क्यों है इनका? टकराव अनिवार्य क्यों था? तो हम अब जो नीचे इस चीज देखेंगे, जैसे अगर यही एक जैसे प्रश्न अगर हम करते हैं कि शोषण की जड़ क्या है, मार्क्सवाद कहते हैं कि आर्थिक ढांचा, बल्कि अंबेडकर कहते हैं कि जाति सत्ता। अगर प्रश्न आता है कि क्रांति का आधार क्या है, तो मार्क्सवादी कहते हैं कि वर्ग संघर्ष, लेकिन अंबेडकर कहते हैं कि सामाजिक मानसिक मुक्ति। और अगला क्वेश्चन आता है जैसे कि समाज में सत्ता कौन तय करता है। मार्क्सवादी कहते हैं कि उत्पादन संबंध, लेकिन अंबेडकर कहते हैं कि धर्म और जाति। परिवर्तन कैसे होगा? मार्क्सवादियों के अनुसार आर्थिक परिवर्तन से परिवर्तन हो जाएगा, जबकि अंबेडकर कहते हैं कि मानसिक और सामाजिक क्रांति लानी पड़ेगी। इन दोनों में प्रमुख विरोधाभास होता है कि पूंजीवादी बनाम मजदूर, और एक कहता है कि ऊंची जाति बनाम नीची जाति। तो अंबेडकर का तर्क यह था कि जो समाज जाति द्वारा विभाजित है उसमें वर्ग संघर्ष खड़ा ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मजदूर भी जाति आधारित होते हैं, उनके बीच सामाजिक भाईचारा जो फ्रेगमेंटेड नहीं होती है। वर्ग बनने से पहले ही वे जाति आधारित समूहों में बंट जाते हैं। इसलिए मार्क्सवादी मॉडल भारत में लागू होने से पहले ही विफल हो जाता है। अगले कड़ी में बात करते हैं हम कि वामपंथ की ऐतिहासिक भूल क्या थी। जाति को सुपर स्ट्रक्चर मानना। पिछली वीडियो में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। क्या सुपर स्ट्रक्चर है वो आप समझ चुके हैं आराम से। अगर नहीं समझे तो जाकर के वो वीडियो एक बार देख लेना। तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कि आर्थिक आधार बदलता है तो संस्कृति, धर्म, जाति जैसे संस्थान भी बदलते हैं। लेकिन भारत में स्थिति उल्टी है।
क्योंकि जाति, संस्कृति, धर्म, परंपरा में इतनी गहराई से जन्मी है कि यह आर्थिक ढांचे से भी अधिक स्थिर है। कौन? जाति हमारे इस संस्कृति में। यह उत्पादन संबंध नहीं, मनुष्य संबंध तय करती है। अंबेडकर ने कम्युनिस्टों से कहा कि जाति सुपर स्ट्रक्चर नहीं, बेस स्ट्रक्चर है। तो आउटलुक की रिपोर्ट इसी बात पर जोर देती है, जहां अंबेडकर ने कहा कि कम्युनिस्ट नेतृत्व तो जातीय सत्ता को इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि वे स्वयं उसी सत्ता के वारिस हैं। अब जो अंबेडकर की जो फ्रेटर्निटी मतलब भ्रातृत्व बनाम वामपंथ की जो क्लास यूनिटी है, उस पर बात होती है। अंबेडकर के अनुसार देखो, जो स्वतंत्रता मतलब अधिकार है, और समानता मतलब अवसर है, और बंधुत्व का मतलब जाति का विनाश है। लेकिन जो फ्रेटर्निटी बिना जाति विनाश संभव है ही नहीं। लेकिन वामपंथ ने सोचा कि क्लास यूनिटी बन जाएगी तो जाति कमजोर होगी, लेकिन जाति क्लास यूनिटी बनने ही नहीं देती। मजदूर अपने ही वर्ग के दूसरे मजदूर को छूने तक को तैयार नहीं है। मजदूर यूनियनें भी जाति आधार में बंट जाती हैं। इसलिए अंबेडकर बात कहता है कि फ्रेटर्निटी इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड कास्ट डिस्ट्रॉयज फ्रेटर्निटी एट द रूट। वामपंथ इस सिद्धांत को कभी समझ ना पाया। अब बात करते हैं हम धार्मिक सांस्कृतिक संरचना की अनदेखी हुई है वामपंथ की, ये दूसरी बड़ी गलती हुई। अंबेडकर का मॉडल क्या है कि धर्म मतलब जाति सत्ता का स्रोत है, जो शास्त्र हैं वो जाति वैधता का आधार है, और जो धार्मिक समुदाय है वो जाति संरचना की इकाई है। लेकिन मार्क्सवादी मॉडल क्या कहता है? धर्म अफीम है, जो शास्त्र हैं वो आर्थिक ढांचे का परिणाम है, और जो धार्मिक समूह है वह गलत चेतना है। तो यहाँ मूल गलती यह हुई कि भारतीय धर्म ग्रंथ केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि सामाजिक सत्ता, जाति वैधकरण, सामाजिक अनुशासन, असमानता की व्यवस्था, इसका ढांचा थे अंबेडकर के अनुसार। वामपंथ इसे ना समझ पाया और ना स्वीकार कर पाया, इसलिए मार्क्सवादी रणनीति जमीन पर ही विफल हो गई। तो क्यों अंबेडकर का मॉडल भारत पर मार्क्सवादी मॉडल से अधिक लागू होता है? कारण बिल्कुल स्पष्ट है। पहली बात तो भारत में जाति आर्थिक वर्ग से पहले जन्मती है। दूसरी बात, जाति वर्ग चेतना को नष्ट कर देती है। तीसरी बात, जाति का मनोविज्ञान सामाजिक वास्तविकता है। चौथी बात, धर्मशास्त्र जाति को भावनात्मक शक्ति देते हैं। पांचवी बात, जाति क्रांति के विरुद्ध सामाजिक दीवार बनाती है। और छठी बात, जाति वर्ग समस्या से अधिक लंबे समय तक टिकने वाली संस्था है। इसलिए अंबेडकर ने कहा कि क्लास की लड़ाई तभी मीनिंगफुल है जब कास्ट की जंजीरें टूट चुकी हों। अब देखो यहां पर अंबेडकर बनाम मार्क्सवादी, मतलब भारतीय इतिहास में दो परस्पर विरोधी क्रांतिकारी रास्ते, दोनों ही क्रांति करते थे लेकिन परस्पर एक दूसरे के विरोधी है। अंबेडकर का मतलब है कि पहले सामाजिक क्रांति, इसके बाद राजनीतिक क्रांति, इसके बाद आर्थिक समानता आएगी। लेकिन मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि पहले आर्थिक क्रांति, इसके बाद राजनीतिक क्रांति, इसके बाद सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। तो भारत में पहला मॉडल दूसरे मॉडल के से अधिक उपयुक्त था, लेकिन वामपंथ इसे मानने को तैयार नहीं था। इस वैचारिक हट ने वामपंथ को जनता से दूर कर दिया, दलित बहुजन आंदोलन को मजबूत कर दिया और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा दिया और वामपंथ की जमीन सिकोड़ दी। तो इस वीडियो का जो निष्कर्ष है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि अंबेडकर ने जाति को मानसिक संरचनात्मक ढांचा माना, मार्क्सवाद जाति को आर्थिक संरचना का परिणाम मानता रहा और यही अंतर दोनों के संघर्ष की जड़ बना। और अंबेडकर का मॉडल भारतीय समाज को अधिक सटीक रूप से समझाता और वामपंथ की जाति समझ की कमी आज भी उसकी राजनीति को सीमित करती है। अब अगला वीडियो जो पार्ट 4 आएगा, उसमें हम देखेंगे कि अंबेडकर और कम्युनिस्टों का सामाजिक राजनीतिक टकराव 1940 से 1950 में दोनों के बीच युद्ध जैसी वैचारिक लड़ाई, सीपीआई बनाम एससीएफ की चुनावी लड़ाइयाँ और वामपंथ द्वारा दलित राजनीति का दमन। तो अंबेडकर निर्णायक निष्कर्ष कि लेफ्ट इज कास्ट ब्लाइंड बाय डिजाइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो।